हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और ये हमारी लेसन नंबर 8 के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है ना। यानी कि इस वीडियो से हम लेसन नंबर 8 को फिनिश कर चुके होंगे। फिर हम शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 1 यानी कि प्रोडक्शन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम समझते हैं लेसन नंबर 8 यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को। ये होता क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके मैंने बहुत सी चीजें डिस्कस कर ली है। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक तो गिफन्स पैराडॉक्स क्या होता है, दूसरा डेरिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ आईसी कर्व। यानी कि हमने आप लोगों को याद होगा डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व वहां पे पढ़ा था, कब जब हम 7 चैप्टर पढ़ रहे थे, पर वहां पे हमने पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे आईसी कर्व के हिसाब से कि जो डिमांड कर्व है वो कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो चलो ये दो टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक और करेंगे तब जाके हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी लेकिन चैप्टर हमारा इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। अब शुरू करते हैं पहले गिफन्स पैराडॉक्स से। अब इस गिफन्स पैराडॉक्स का मतलब क्या है, देखो पैराडॉक्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि भाई जहां पे हमारा एक कह सकते हो कि जो लॉ है वो ना लगे, लॉ ऑफ डिमांड हमारा यहाँ पे नहीं लगता है। वो क्यों नहीं लगता वो समझते हैं। हमने अब तक ना दो गुड्स की बात ऑलरेडी कर ली है। एक तो बात करी नॉर्मल गुड्स के बारे में, दूसरा हमने बात करी इंफीरियर गुड्स के बारे में। अब एक तीसरा गुड्स आया उसको क्या बोलते हैं, गिफन गुड्स। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स क्या थे, मतलब जो नॉर्मल पीपल्स जो हैं, जब जिनकी इनकम ज्यादा होती है, ठीक है, वो लोग बाय करते हैं। फिर इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, घटिया वस्तुएं। यानी कि वो गुड्स, ठीक है, जब हमारी इनकम कम होती है तब हम उन्हें बाय करते हैं इंफीरियर गुड्स को, और जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो उनको बाय करना बंद कर देते हैं, यानी कि उनको बाय करना कम कर देते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इंफीरियर गुड्स के केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, क्योंकि इंफीरियर गुड्स में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तब इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, और जब प्राइस कम होता है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड और कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, यहाँ पे प्राइस और डिमांड में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। किस केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में। लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है, क्योंकि इस टाइम पे प्राइस और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। नॉर्मल गुड्स के केस में अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं गिफन गुड्स की, तो गिफन गुड्स होती है महाघटिया वस्तुएं। एक तो इंफीरियर गुड्स घटिया वस्तु है, तो महाघटिया वस्तु है, यानी कि बिल्कुल ही लो क्वालिटी चीप प्रोडक्ट। ठीक है, इनसे घटिया वस्तु कोई हो नहीं सकती। इनको हम क्या बोलते हैं, गिफन्स गुड बोलते हैं। अब ये समझते हैं, तो अ गिफन गुड आफ्टर द नेम ऑफ सर रॉबर्ट गिफन। मैं गिफन गुड के बारे में बता देता हूं कि ये भी एक तरह का इंफीरियर गुड ही होता है, ठीक है, इसलिए यहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता। आपको पूरे में यही पढ़ने को मिलेगा बस। यानी कि जिनको इंफीरियर गुड्स वाला कंसेप्ट याद है, केस याद है, उनके लिए केस समझना निहायत ही आसान काम है। तो गिफन गुड्स हमने क्या लिखा था, ये एक इकोनॉमिस्ट हुए थे रॉबर्ट गिफन, उनके नाम पे रखा गया था। इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड। ये भी क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड है विच डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि ये भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता। अ राइज इन प्राइस विल इंक्रीज इट्स डिमांड। अगर इसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। उसका एक मेन रीजन ये होता है कि अगर कभी भी किसी भी घटिया वस्तु की प्राइस ही बढ़ जाए ना, तो लोगों को लगता है, क्योंकि लोग पता क्या होते हैं, लोग थोड़े से ना रैशनल तो होते हैं, पर कई बार ना लोग यहाँ पे एक तरह से समझदारी नहीं दिखाते। लोगों को ये लगता है कि अगर किसी के प्राइस बढ़ रहे हैं ना तो वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, इसलिए वो उसकी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि लोग जो है पे रैशनल बिहेवियर नहीं दिखाते। सेम यहाँ पे अगर इसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो लोग इसकी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि लगता है कि ये चीप क्वालिटी का नहीं रहा, अब ये अच्छी क्वालिटी का हो चुका है। सेम ऐसे अगर इसकी प्राइस गिर जाती है तो इनकी डिमांड भी गिर जाती है, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि इनके प्राइस गिरने की वजह से अब ये और ज्यादा चीप हो चुका है, जिसकी वजह से लोग इसी डिमांड करना बंद कर देते हैं। और यही एक रीजन है कि यहां पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता। अगर मैं इसको आगे समझाऊं, इफ अ गुड इज गिफन गुड, अगर कोई भी गुड इस दुनिया का गिफन गुड है, अ फॉल इन इट्स प्राइस रिड्यूसेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर प्राइस हमारा कम हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होती है, कम हो जाती है। एंड राइज इन इट्स प्राइस, अगर प्राइस राइज करता है, विल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। इन केस ऑफ गिफन गुड, अगर मैं गिफन गुड की बात करूं, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो गिफन गुड के केस में यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है हमें, किस चीज में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। जो अभी बता चुका हूं आप लोगों को कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी गिफन गुड के केस में। If a commodity is given good, its demand curve will slope upward from left to right. अगर कोई भी commodity जो है वो गिफन गुड है तो उसका डिमांड कर्व क्या होता है, उसका स्लोप अपवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट, मतलब कुछ ऐसे बनेगा।
नॉर्मली डिमांड कर्व कैसे बनता है, यू, लेकिन गिवन गुड के केस में क्या बनेगा, यू, ठीक है, लेफ्ट से लेकर राइट तक ऊपर की तरफ जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं कि अपवर्ड बनेगा, उसका स्लोप अपवर्ड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सच सिचुएशन आल्सो रेफर टू एज गिफन्स पैराडॉक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, गिफन्स पैराडॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता। सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है। अ गिवन गुड इज अ रेयरली फाउंड, एक गिवन गुड जो है ना वो काफी मुश्किल से मिलता है। मतलब एक तो हो गया इंफीरियर गुड्स, जिनको क्या बोलते हैं चीप प्रोडक्ट, घटिया वस्तुएं, एक होती है महा घटिया वस्तुएं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, गिवन गुड्स, जो काफी रेयरली हमें इस एनवायरनमेंट में देखने के लिए मिलता है। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, इसका डायग्राम, ये हमारे पास क्या है, सबको पता है बजट लाइन, ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक तरह से बजट लाइन है, ये हमारा IC2, ये हमारा IC1, ये IC1 है क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा होने का रीजन क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा कमोडिटी बाय कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा IC2 क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम कम कमोडिटी बाय कर पा रहे हैं, ठीक है। और आप ये भी लगा सकते हो कि ये हमारा नॉर्मल गुड है, ये हमारा इंफीरियर गुड्स है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये हमारा सिंपल सा कर्व है, तो इस केस में ध्यान रखना है बस, ठीक है। और इसको मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जहां मैंने आपको वो पढ़ाया था ना इंफीरियर गुड्स, उसका अगर सेम डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है वो सेम का सेम यहाँ पे भी क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने इंफीरियर गुड्स में पूरा डीप में एक्सप्लेन करवाया था इस चीज को कि उसका डायग्राम कैसे बनता है। हाँ, बस आपको ये बात समझनी है कि IC1 पे जो है, मतलब जो IC1 है वहां पे सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा है एज कंपेयर टू IC2, और उसका एक मेन रीजन यहाँ पे क्या बनता है हमारा, क्योंकि IC1 की अगर मैं बात करूं, जैसे ये हमारा IC1 बन गया, तो IC1 पे जो है सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा, रीजन क्या है, क्योंकि IC1 चाहे IC1 हो चाहे IC2 हो, ए का कंजप्शन तो फिक्स है, ए पे तो कंजप्शन हमारा क्या हो रहा है, फिक्स लेवल का हो रहा है। लेकिन अब बात करूं यहाँ पे बी और सी का, तो बी पॉइंट पे जो है ना, मतलब बी में क्या है, अगर मैं इसको गुड एक्स मानता हूं, तो बी पॉइंट पे मतलब इस वाले ए बी प्राइस लाइन के हिसाब से या फिर IC2 के हिसाब से हम बी कमोडिटी जो है वो कम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो सी कमोडिटी है ना वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और जब हम ज्यादा कंजप्शन करते हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा IC कर्व है वो क्या है, हाइयर है, और सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या है, IC1 का ज्यादा है एज कंपेयर टू IC2। तो ये रीजन है हमारा बेसिकली यहाँ पे। तो उम्मीद है गिवन पैराडॉक्स तो इजी सा कंसेप्ट था, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व, प्राइस कंजप्शन एंड डिमांड कर्व, यानी कि प्राइस कंजप्शन का डिमांड कर्व से क्या रिलेशन है वो डिस्कस करते हैं, इसका डेरिवेशन समझते हैं। अभी से कुछ कंसेप्ट लिखे भी नहीं है, वो पहले मैं रेज करूंगा फिर लिखूंगा, ठीक है। और मतलब थोड़ा टाइम लगेगा अभी इस वीडियो खत्म होने में, क्योंकि ये मेन टॉपिक है कि हम जो है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IC कर्व या फिर बजट लाइन के हिसाब से। अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हम सब जानते हैं कन्वेंशनल प्राइस क्वांटिटी डिमांड कर्व टेल अस हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर विल डिमांड एट डिफरेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो हम सब ने पढ़ा है अब तक, हम लोगों ने डिमांड चैप्टर पूरा डीप में पढ़ा था, और वहां मैंने सिर्फ एक बात सीखी कि डिमांड कर्व जो है वो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिखाता है कि लोग जो है वो कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं अलग अलग प्राइसेस लेवल पे। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो कम क्वांटिटी डिमांड करेंगे, प्राइस कम हो जाएगा ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे, है ना। और ये बात आप सुन के पक चुके होंगे बिल्कुल मेरे मुंह से। लॉ ऑफ डिमांड पता नहीं कितनी बार हमने एक इस कंप्लीट चीज के अंदर सुना है, ठीक है। तो द PCC एक्सप्लेन्स द सेम थिंग। अब जो PCC है, ठीक है, अब जो PCC क्या करता है, एक्सप्लेन करता है हमें सेम थिंग, हाउ अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट अ कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन कंजप्शन और डिमांड ऑफ द कमोडिटी। कि PCC हमें क्या एक्सप्लेन करके देती है कि कितना चेंज हो रहा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट अ कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन कंजप्शन और डिमांड ऑफ द कमोडिटी। मतलब प्राइस के हिसाब से डिमांड किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है वो हमें कौन सिखाता है, PCC, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको हमें भी कह सकते हैं प्राइस कंजप्शन कर्व। मतलब प्राइस कंजप्शन कर्व हमें समझाता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है वो किस लेवल पे चेंज हो रही है। एक तरह से आप इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या कहता था, डिग्री, कि प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में कितना फर्क पड़ रहा है। वही सेम काम कहीं ना कहीं PCC का है। PCC सिर्फ ये दिखाता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग कंजप्शन में किस लेवल पे बदलाव किया जा रहा है, वो काम दिखाना किसका है, PCC का है। लेकिन PCC काफी अलग है किसके हिसाब से, डिमांड कर्व के हिसाब से। इसे सेम मत मान लेना, तो ध्यान रखना PCC एक्सप्लेन करता है सेम थिंग, हाउ अ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट अ कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन कंजप्शन और डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अब समझते हैं इसकी कंजप्शंस को। कंजप्शन ऑफ डिमांड कर्व एंड PPC, सॉरी PPC बोल रहा हूं, PCC का और कंजप्शन क्या है डिमांड कर्व का, दोनों डिस्कस करते हैं। पहला कंजप्शन क्या है, देयर इज नो चेंज इन द प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर जो है वो अपनी प्रेफरेंस में चेंज नहीं करेगा,
एक बार अगर उसने कोई चीज लगातार कंजप्शन शुरू कर दी तो वो कंसिस्टेंट रहेगा अपने कंजप्शन को लेके, अपने टेस्ट को चेंज नहीं करेगा। एंड ऑफ द कंज्यूमर। दूसरा, द मॉनेटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम, जो उसकी इनकम है वो सेम रहेगी। तीसरा, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अलोन चेंजेस, सिर्फ एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा, बाकी हम किसी का चेंज नहीं करेंगे। मतलब मैं सीधा ये बात यहां पे इस पॉइंट को यूं भी कह सकता हूं कि अदर गुड्स जो यूज होंगे ना, ठीक है, उनके प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक ही गुड्स के प्राइस में चेंज आएगा। अब जो डी पॉइंट है वो क्या आता है, द प्राइस ऑफ ऑल अदर गुड्स आर कांस्टेंट। ये बात भी कर ली ऊपर वाले पॉइंट में कि जो भी प्राइस है ना दूसरे गुड्स को क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो मैं एक बात यहां पे समझ गया, पता है क्या, कि ये कुछ नहीं है, ये लॉ ऑफ डिमांड के ऑप्शंस हैं। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था कि अगर आप प्राइस के जैसे चेंज देख रहे हो तो प्राइस के अलावा बाकी सारी चीजें क्या हो जाती थी, कांस्टेंट। वही सेम बातें यहां पे भी लिखी हैं। देखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेगा, इनकम कांस्टेंट रहेगी, दूसरे गुड्स के प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, और सिर्फ एक ही गुड्स के प्राइस में चेंज आएगा। तो वही सेम चीज यहां पे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो अंडरप्शन है ना डिमांड कर्व की, और हम ये भी यही तो पढ़ रहे हैं, अंडरप्शन का क्या होता है, डिमांड कर्व की। और डिमांड कर्व की अंडरप्शन ये होती है क्योंकि डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग, यानी कि डिमांड के अकॉर्डिंग हम सिर्फ क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। तो जब मैं प्राइस के हिसाब से देख रहा हूं कि क्वांटिटी में किस लेवल का चेंज आ रहा है, तो बाकी दूसरे फैक्टर्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करता हुआ चलूंगा। अब आता है हमारा अगला पॉइंट। अगले पॉइंट क्या है वो समझते हैं। Conventional demand curve is drawn with quantity of a commodity demanded on horizontal axis। मतलब जहां पे हम horizontal axis से बात करते हैं क्वांटिटी की, और एक तरफ किसकी बात करते हैं, प्राइस। जैसे मान लो कि ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कर्व है, यहां प्राइस है, तो मान लो P1 प्राइस है, तो मैं Q1 क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूं। जब प्राइस और कम हो गया मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, Q2 कर लिया P2 प्राइस पे। प्राइस और कम हो गया P3 पे, मैंने Q3 क्वांटिटी डिमांड करनी शुरू कर दी। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है। तो कन्वेंशनल डिमांड कर्व इज ड्रॉन विद द quantity of a commodity demand on horizontal axis and the price of that commodity on vertical axis। और vertical axis में क्या होता है, उसका प्राइस होता है, जो हमने बात देखा भी है और अभी भी दिखा दिया मैंने आप लोगों को, द पीसीसी। लेकिन जो हमारा पीसीसी है यानी कि प्राइस कंजप्शन कर्व, हाउएवर इज ड्रॉन विद वन कमोडिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जहां पे एक तरफ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कमोडिटी होती है, एंड अदर कमोडिटी और मॉनेटरी इनकम ऑन द वर्टिकल एक्सिस। मतलब एक तरफ वहां पे क्या था, एक पे प्राइस, एक पे क्वांटिटी, किस कर्व में, डिमांड कर्व में। लेकिन पीसीसी कर्व में क्या होता है कि एक तरफ तो आपको क्या नजर आएगा, देखो एक तरफ आपको नजर आएगा एक कमोडिटी, उसका प्राइस, वन कमोडिटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब आपको जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, कहां गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये रहा, इसमें आपको इसी की तरह क्या नजर आएगा, क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की। और दूसरी तरफ क्या नजर आएगा आपको, इनकम, या फिर क्या था वहां पे, मॉनेटरी इनकम, या फिर दूसरी कमोडिटी। ठीक है, तो फर्क क्या यहां पे समझ में आया कि भाई यहां पे वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस होता है, यहां पे प्राइस नहीं होता। यहां पे या तो आपको इनकम नजर आएगा, इनकम नजर नहीं आ रही तो दूसरी कमोडिटी नजर आएगी, इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। तो डिफरेंस ध्यान रखना दोनों में कि पीसीसी में और डिमांड कर्व में क्या मेजर डिफरेंस होता है। अगला पॉइंट क्या है, पीसीसी डज नॉट मेंशन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बता दिया अभी वही बता के चल रहा हूं, वही लिखा हुआ है कि पीसीसी जो है वो प्राइस को नहीं दिखाता है, नॉट मेंशन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डायरेक्टली, इंस्टेड द स्लोप ऑफ बजट लाइन इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ प्राइसेस। पर जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो क्या दिखाता है, रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, कि दो गुड्स के बीच में प्राइस का रेशियो क्या चल रहा है, मतलब दो गुड्स के हम प्राइस कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे बजट लाइन पे। द पीसीसी डज नॉट डायरेक्टली टेल अस द डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। और यही कारण है कि पीसीसी कभी भी डायरेक्टली हमें ये नहीं बताता कि अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। तो ध्यान रखना, उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। पीसीसी में और डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस है, बहुत ही माइनर से डिफरेंस है, तो पता होने बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी भी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, अभी मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, जिसको जो उतार सकता है हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में, यानी कि अभी कुछ चीजें बताने बाकी है, फिर ग्राफ समझाऊंगा, फिर हम डेरिवेशन देख लेंगे। उसके बाद एक कंसेप्ट और आ जाएगा जहां पे हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। अब तक मैंने आईसी कर्व की लिमिटेशंस की बात किसी वीडियो में नहीं करी है, वो करेंगे बिल्कुल इस वीडियो के आखिरी में, और वो करते ही हमारा जो टॉपिक है आ जाएगा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अभी तक पहले जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं आगे कंसेप्ट। आगे कंसेप्ट में क्या था कि हमने तक ये सीखा कि डेरिवेशन जो है डिमांड कर्व की हम आईसी कर्व कैसे कर सकते हैं, उसको फाइनली फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। अब इस टॉपिक में है क्या, एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ कन्वेंशनल डिमांड कर्व इज टू शो द प्राइस इफेक्ट। हमने समझा कि जो कन्वेंशनल डिमांड
कर्व है यानी जो हमारा डिमांड फंक्शन होता है वो कैसे शो करता है प्राइस इफेक्ट को, हमने समझ लिया, क्योंकि प्राइस के इफेक्ट की वजह से ही डिमांड में चेंज आता है, उसी को हम डिमांड कर्व बोल के चलते हैं। इट कैन नॉट शो सेपरेटली द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, ये कभी भी सेपरेटली इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो नहीं करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जो पीसीसी है, पीसीसी क्या, प्राइस कंजप्शन कर्व, तो ये वाला जो कर्व है शो करता है सेपरेटली द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब जिनको यही नहीं पता भाई इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है, पिछले वाली वीडियो देख लेना, उसके आखिरी मैंने यही टॉपिक करवाया था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है और इनकम इफेक्ट क्या होता है, पहले करवा चुका हूं। और उम्मीद है आप लोग चैप्टर की वीडियो सीरीज वाइज देख रहे हो, नहीं देखोगे तो भाई फिर मुझे मत बोलना ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दिक्कतें आएंगी जब तक आप सीरीज में वीडियो को नहीं देखोगे। अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, तो पीसीसी शोज सेपरेटली द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, तो ये दिखाता है कि चाहे हमारा इनकम इफेक्ट हो चाहे हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो, वो भी किसका, फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दोनों का। अब हम समझते हैं मैं इसका डायग्राम। अब मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो इसका मतलब मैं सिंपल सी बात कह सकता हूं कि जो हमारा पीसीसी कर्व है ना, प्राइस कंजप्शन कर्व, ये मेन रोल प्ले करता है किस चीज में, ये चीज दिखाने में कि जो हमारा डिमांड फंक्शन है वो आईसी कर्व की हेल्प से कैसे बना हुआ है। अब ऐसे यहां पे देखो, अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये है वीट की इंक्रीमेंट, मतलब ये पहले ये अरे था हमारा, यहाँ पे दो आईसी है, ये हायर आईसी ये लोअर आईसी। ये हायर आईसी क्यों है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हायर आईसी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम जो है इसकी कमोडिटी जो है वीट की वो सेम लेवल पे कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मॉनेटरी इनकम है, मॉनेटरी इनकम की बात कर रहा हूं, मॉनेटरी इनकम है वो IC2 की ज्यादा है। देखो यहाँ पे क्योंकि बजट लाइन न्यू शिफ्ट हो रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो हमारा, अगर मैं IC1 की बात करूं तो वहां पे सिर्फ हम इतनी क्वांटिटी कंज्यूम करें, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं Q1, तो कंज्यूम करें सिर्फ OQ। लेकिन जब मैं जंप कर गया IC2 की तरफ तो बजट लाइन में ये हो चुका है, और जब मैं बजट लाइन ये है तो मैं OQT क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम कर पा रहा हूं, और जब मैं OQT क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या पॉइंट आया कि ये सब क्यों आया, क्योंकि मॉनेटरी इनकम जो है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है इस चीज की वजह से। मतलब ये दिखा रहा है कि अलग अलग इनकम यानी कि डिफरेंट प्राइस लेवल पे हम जो है वो कितनी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड का इफेक्ट। यानी कि मैंने आपको समझाया था कि कहीं ना कहीं प्राइस और डिमांड का रिलेशन, ठीक है, और इनकम और डिमांड का रिलेशन ऑलमोस्ट सेम सा होता है, क्योंकि प्राइस के घटने और बढ़ने से कहीं ना कहीं हमारी इनकम में फर्क अपने आप ही पड़ जाता है। तो उस चीज की वजह से तो ये क्या दिखाता है कि अलग अलग प्राइस में कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, और जो हमारा डिमांड फंक्शन है जो यहां से ड्राइव हुआ है इस वाले प्राइस पे, तो भाई पहले हमारा इक्विलिब्रियम P था, तो P पे ये चीज आ गई हमारे पास, ये वाला डिमांड, और जो हमारी ये जो था हमारा P1, जो हमारा इक्विलिब्रियम P1 है उस पे हमारा ये था, ये बन गया हमारा डिमांड फंक्शन। और ये डिमांड फंक्शन जो है ना ये कहां से बना हुआ है, आईसी कर्व की हेल्प से। तो ये आपको डेरिवेशन बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कैसे डिमांड फंक्शन ड्रॉ किया जाता है आईसी कर्व एनालिसिस की हेल्प से, ठीक है। अभी आ गया हमारे पास प्राइस ऑफ व्हीट, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट। और डिमांड फंक्शन क्यों है, क्योंकि आप इसको यहां से देखो, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है। अगर प्राइस, जैसे यहां पे देखो प्राइस ये था तो क्वांटिटी थी, जब प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी ये हो गई, मतलब प्राइस के नीचे आते ही क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो चुकी है, ये चीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब समझते हैं आगे आने वाले पॉइंट को। अगर मैं आने वाले पॉइंट की बात करूं तो आने वाला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, इवैल्यूएशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और इस चैप्टर का और इस वीडियो का आखिरी टॉपिक। इसी के साथ में वीडियो रोक देंगे और समझेंगे एक नए चैप्टर को, यानी कि प्रोडक्शन को। तो इवैल्यूएशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो इसका इवैल्यूएशन क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, आईसी एनालिसिस इज अ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ मार्शलियन यूटिलिटेरियन एनालिसिस। अब हम सब जानते हैं कि जो मार्शल था उसने बात करी थी यूटिलिटी की, वो भी किस फेज में, उसने बात करी थी कि यूटिलिटी को नंबर्स में नाप सकते हैं, यानी कि हम कार्डिनल नंबर के तौर पे यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल जनरली नहीं होता, हम सिर्फ यूटिलिटी को रैंक दे सकते हैं। इसलिए जो हमारा आईसी कर्व है वो एक बेटर मेथड है एज कंपेयर टू मार्शल यूटिलिटेरियन मेथड से, एनालिसिस से। अब आता हमारा दूसरा फीचर, जो दोनों डिफरेंस है वो क्या, आईसी कर्व एनालिसिस एडमिट्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटी। आईसी कर्व में ये सिखाता है कि एक गुड्स की यूटिलिटी कैसे दूसरे गुड्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये चीज कौन शो करता है, हमारा आईसी कर्व। इफ यूटिलिटी ऑफ वन गुड इज पार्शियली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलिटी ऑफ अनदर गुड, मतलब एक गुड की यूटिलिटी कहीं ना कहीं पार्शियली इन्फ्लुएंस्ड होती है दूसरे गुड्स के कंजप्शन से या फिर उसकी यूटिलिटी से।
तो ये चीज किसने शो करी है हमारे पास यहाँ पे आईसी कर्व में, वो भी किसकी हेल्प से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। और यही एक रीजन होता है कि हम जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज के बीच में या फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बीच में कि हम कौन से कॉम्बिनेशंस पे कंज्यूम करें, क्योंकि आईसी कर्व में सबका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, सेम ही रहता है। ये डिफरेंस आया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आया हमारे पास यहाँ पे, यूटिलिटेरियन एनालिसिस इग्नोर्स इनकम इफेक्ट। तो जो यूटिलिटी वाला मेथड है वो इग्नोर करता है किस चीज को, इनकम इफेक्ट को। इनकम इफेक्ट को सोचता ही नहीं है कुछ भी, बाय एज्यूमिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट ट्रीट करता है। ये बात मैंने डिस्कस करी थी जब मैंने आपको ये यूटिलिटी वाला मेथड पढ़ाया था, वहां पर मैंने असम्पशंस में बताई थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के केस में। तो विद हेल्प ऑफ आईसी टेक्निक, लेकिन जब हम आईसी टेक्निक की बात करते हैं तो यहां पे हमारा इनकम इफेक्ट भी काम कर रहा होता है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी काम कर रहा होता है, और दोनों मिलकर काम करके हमें हेल्प करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने में। यानी कि मैं कहता हूं आईसी कर्व हमारा एक ऐसा मेथड है जो मैं हर तरह की कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है कि हम हायर सेटिस्फेक्शन किस हायर आईसी पे चल रहे हैं, लोअर सेटिस्फेक्शन कहां पे है। ठीक है, और यही नहीं, जो हमारे इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कॉम्बिनेशंस किस किस आईसी कर्व के ऊपर है, ये भी हमें आईसी कर्व शो करके देता है। इसलिए आईसी कर्व है ना, एज कंपेयर टू यूटिलिटी मेथड काफी इजी पड़ता है समझना। ठीक है, और काफी ज्यादा उससे बेहतर भी है। लेकिन दिक्कत क्या है, लिमिटेशंस इसकी भी है। इसकी भी दो लिमिटेशंस हैं, वो दो लिमिटेशन डिस्कस करते हैं फटाफट, फिर हम इस वीडियो को पॉज कर देंगे, खत्म कर देंगे चैप्टर को, बहुत टाइम होगा चलते चैप्टर को। लिमिटेशंस ऑफ आईसी एनालिसिस, कि भाई इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है। तो इसकी पहली लिमिटेशन क्या आई, फर्स्ट लिमिटेशन रिलेट्स टू द assumption that consumer are familiar with their preference schedule, कि कंज्यूमर को अपने प्रेफरेंस शेड्यूल के बारे में पता है, पर ऐसा नहीं होता। जनरली कंज्यूमर जो है वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को एक्यूरेटली, यानी कि चाहे कंज्यूमर कितना ही समझदार हो, वो एक्यूरेटली यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर ही नहीं कर पाता, जिस चीज की वजह से इस मेथड का स्टडी करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी कि हमें मान के चलते हैं ना यहाँ पे कि कंज्यूमर जो है रैशनल है और उसको अपने सारे प्रेफरेंस शेड्यूल के बारे में पता है कि मेरे लिए कौन से गुड्स जो है वो ज्यादा यूजफुल है, कौन से कम यूजफुल है, कौन से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करेंगे और कौन से मुझे कम सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, कंज्यूमर यहाँ पे कंफ्यूजन में रहता है, चाहे वो कितना रैशनली सोच रहे, कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, जिस चीज की वजह से ये बनती है इसकी पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन बहुत इजी है, हमने इंडिफरेंस कर्व की स्टार्टिंग में बात करी थी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो सिर्फ दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है। तो देखो, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस डील्स विद ओनली सिंपल केसेस ऑफ कंज्यूमर चॉइस बिटवीन टू गुड्स एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन देम, यानी कि सिर्फ दो गुड्स की बात करेगा और उसके एक्सपेंडिचर की बात करेगा। लेकिन मेरे भाई, क्या कंज्यूमर सिर्फ पूरी जिंदगी में दो ही गुड्स कंज्यूम करेगा? 3 नहीं कर सकता, 4 नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या करेंगे? यहां तो सिर्फ ये दो गुड्स की कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, लेकिन बाकी कौन दिखाएगा? ठीक है, तो ये इसी क्या बनती है दूसरी लिमिटेशन, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो एक ही टाइम पे मल्टीपल गुड्स यूज कर रहा होता है। तो ये एक सही तरीका नहीं होता। ये तरीका वहीं फिट बैठेगा जहां पे दो गुड्स के बारे में बात की जाएगी, लेकिन जहां पे 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे, 4 प्रोडक्ट हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, वहां पे मेथड हमारा फेल हो जाता है। ये बनती है इसकी दूसरी लिमिटेशन। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में विद न्यू टॉपिक। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, और जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में विद लेसन नंबर 9 प्रोडक्शन फंक्शन समझेंगे बिल्कुल डीप में। कंज्यूमर की बात बहुत कर ली, अब बात चलेगी सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर की अगली वीडियो से। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।